नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? शुरू करें? अभी तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। क्या-क्या पढ़ा हम लोगों ने? रसायन पढ़ा, थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लें जल्दी-जल्दी। हम लोगों ने शुरू में किया तो सबसे पहले रसायन पढ़ा, फिर उसके बाद अभिक्रिया को जाना, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को जाना, फिर उसके बाद ये भी पता चला कि इनको लिखने का जो तरीका होता है वो समीकरण के द्वारा लिखते हैं। समीकरण लिखते क्यों हैं? क्या है उसका रीज़न? लिखने से मिलता क्या है? अच्छा, एक चीज़ और कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके होने का कुछ तरीका होता है क्या? कुछ स्पेशल तरीके से होती है क्या? तो वो भी हम लोगों ने जाना। अच्छा, अब उसको जानने के बाद और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया कि जब वो इतनी बेसिक इतने छोटे स्तर में टूट रही हैं, परमाणु के लेवल पे जाके रिएक्शन होती है, तो हम तो देख नहीं पाएँगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है? या फिर ऐसे ही कोई बोलेगा कि रिएक्शन हो गया तो मैं भी बोलूँगा हाँ, हो गया। जानेंगे कैसे? तो उनके गुणों को भी हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ, ये गुण दिख जाएँगे, जैसे गैस का निकलना, अवस्था का परिवर्तन, अवक्षेप का निकलना, है ना? ऐसे सारे गुण ढेर सारे हम लोगों ने पढ़े, कम से कम 4-5 ऐसे गुण देखे। उसमें क्या नाम है, ऊष्मा का निकलना या फिर ऊष्मा देना उसको, ऐसी ढेर सारी। जब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके बाद दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर समीकरण को लिख रहे हैं या फिर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? हम कहीं ऐसा नहीं कर सकते कि चीज़ों को याद कर लें और हिंदी में ही लिख दें? हिंदी में यदि हम लिखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में लिख देंगे या फिर इंग्लिश में लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। उससे तो बचेंगे ना कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम बचपन में याद करते थे एप्पल मीन्स सेब, तो उस तरीके से मतलब याद करने के तरीके से तो बचेंगे हम। हमें याद करना तो नहीं पड़ेगा Al मतलब एल्युमिनियम हो गया, है ना? HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये सारी चीज़ें याद तो नहीं करनी पड़ेगी ना, तो हम याद क्यों करें, है ना? तभी तो हम समीकरण लिख पाएँगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं किस चीज़ पर कि हम जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो लिखने से हमें मिलता क्या है? हम क्यों लिखें? क्यों हमारे टीचर्स, कोचिंग्स में या फिर जहाँ भी देखो केमिस्ट्री की जब भी बात आती है तो रासायनिक समीकरण या फिर केमिकल इक्वेशन पर जोर क्यों देते हैं? उसके पीछे का मकसद क्या होता है? तो थोड़ा उसे समझने का प्रयास करते हैं। और किसी भी चीज़ को समझने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मकसद देखा जाए कि मैं आपसे दोस्ती क्यों करूँ? मेरा क्या लाभ है? यदि मेरा लाभ होगा तभी तो आपसे दोस्ती करूँगा, नहीं तो क्यों करूँगा? तो उन चीज़ों में कहीं पर भी ऐसी चीज़ देखने को मिले तो सीधा-सीधा वहाँ पर लाभ देख लो कि लाभ मेरा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे लाभ क्या है इनके केमिकल इक्वेशन लिखने के। और उसके साथ-साथ जब हमारे लाभ हैं तो क्या उनसे कुछ सूचनाएँ भी मिलती हैं, कुछ हमें जानकारियाँ भी मिलती हैं, है ना? कुछ मैं आपसे सीखूँगा तभी तो मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, नहीं तो फिर क्यों करूँ? फालतू हूँ क्या? इतना समय थोड़ी ना मेरे पास मैं आके आपके साथ जो टाइम ऐसे ही स्पेंड किए जा रहा हूँ। कुछ मैं भी सीख रहा हूँ ना, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, मेरा लाभ हो रहा है, मुझे सीखने को मिल रही है और साथ-साथ आप भी सीख ले रहे हो थोड़ा बहुत। चलो ठीक है। तो हम सबसे पहले देखें कि सूचना क्या मिलती है, तो इससे पता चलता है कि संकेत, सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है। तो फिर दिमाग में तुरंत हिट होगा कि ये संकेत, सूत्र केमिस्ट्री में भी होता है क्या? मैंने तो फिजिक्स में देख रखा है 1/f=1/u + 1/v, ऐसे ढेर सारे फॉर्मूले तो फिजिक्स में देख रखा है। केमिस्ट्री तो मतलब मैथ में तो भारी पड़े। मैथ्स की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन फिजिक्स में देख रखा है, मैथ में देख रखा है। यहाँ पर भी सूत्र होते हैं क्या? तो सिंपल सी चीज़, यदि सूत्र को डेफिनेशन समझने का प्रयास करो तो ऐसे समझ लो कि किसी बड़ी चीज़ को ना छोटे में लिख दो। बड़ी सवाल है, वहाँ पर फॉर्मूला लगा के, सूत्र लगा के उसे छोटा बना दो। उसी को फॉर्मूला बोलते हैं, उसी को सूत्र बोलते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में यदि आप कोई लंबी चीज़ लिख रहे हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लिख रहे हो और मैं लिख दूँ CO2, छोटा बन गया, ये क्या है? फॉर्मूला है ना? HI क्या है? फॉर्मूला है। H2SO4, ये सारी क्या है? ये फॉर्मूले हैं, है ना? किससे? बोल रहा है कि संकेत सूत्र की जानकारी होती है। यदि हम केमिकल इक्वेशन लगातार कंटिन्यू लिखते हैं, थोड़ा परेशानी होती है, याद नहीं होता, लेकिन लिखते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि लिखने से, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, लेकिन यदि मैं लिखूँ CO2 तो ये पता चल गया कि अच्छा इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, अर्थात इस सूत्र का पता चलता है मुझे। यहाँ पर देखिए समय, श्रम, पेपर की बचत होती है। आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ आएगी कि यार हम इसे इसलिए याद करें कि हमें समय, श्रम, पेपर की बचत होगी। मानता हूँ कि चलो ठीक है यार, एग्ज़ाम में थोड़ा जल्दी-जल्दी लिखने की ज़रूरत होती है, समय की बचत करनी होती है। लेकिन मैं थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा के लिख सकता हूँ। मुझे नहीं करना, मैं एडजस्ट कर लूँगा समय, श्रम, पेपर, बस इन चीज़ों के लिए यदि इन्हें याद रखना है, तो इससे अच्छा है कि मैं इन्हें याद ना रख के हिंदी में ही बोल लूँ, हिंदी में ही लिख लूँ, इंग्लिश में ही लिख लूँ, या फिर अपने जो भी अपना क्षेत्रीय भाषा है, जैसे गुजराती हो गया, अलग-अलग भाषाएँ हो गई, उन भाषाओं में ही लिख लूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है इसे लिखने की। तो मैं बोलूँगा कि ये ठीक है, यहाँ तक आप तैयार नहीं हो ना, लेकिन यहाँ पर तैयार हो जाइए। ये अपने आप में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। अब इसका मतलब सिर्फ़ आप ऐसे समझ लीजिए कि इसे चाहे यहाँ पर बोलें, चाहे घर पे बोलें, चाहे गाँव में बोलें, चाहे स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यहाँ तक कि आप पूरे विदेश लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक आप बोलने चले जाओ। यदि आप इसे बोल रहे हो CO2 तो सामने वाला यही समझेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर कई देशों में इंग्लिश में पढ़ाई जाती हो। हमारे देश में कई देशों में, कई राज्यों में तो हिंदी पढ़ाई जाती है लेकिन आती नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे अब हम लोगों को देखा जाए तो उत्तरी भारत में देखा जाए तो गुजराती, कन्नड़ नहीं आती है। तो ऐसी ही चीज़। तो यदि इन भाषाओं में हम लिखते हैं तो क्या होती है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हम इसी के साथ सीख लेते हैं। ठीक है? अब तो याद करोगे ना? चलो ठीक है। अगली चीज़ क्या मिलती है? परमाणु और अणुओं की अपेक्षिक संख्या का पता चलता है। अब इसके कहने का क्या मतलब है? तो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो शायद समझ जाएँगे। देखिए, मैंने लिखा H2 + O2, लिख दिया 2H2O, बैलेंस कर दिया, है ना? अच्छा, बैलेंस कर दिया से तुरंत दिमाग में आया कि हम लोग अभी अगली वीडियो में पढ़ेंगे समीकरण के प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। उसके बारे में हम लोग संतृप्त बोल रहा हूँ, उसे संतुलित, असंतुलित भी बोल सकते हैं। उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, है ना? अच्छा, यहाँ पर बात करें तो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, एक और लिख देता हूँ।
H2Cl2 को मिलाया 2HCl बनाया। ठीक है, चलो अपेक्षिक संख्या किस चीज का, परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षिक संख्या का पता चलता है। तो सबसे पहली चीज ना कि आप इसे पहले पढ़ना सीख लो कि इसे पढ़ते कैसे। तो यदि मुझे इस समीकरण को पढ़ना होगा तो मैं ऐसे पढ़ूंगा कि हाइड्रोजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलता है तो जल का कितना, 2 अणु का निर्माण करता है। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन का एक नहीं 2 अणु होगा, यहाँ पर 2 है ना, हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर जल का 2 अणु का निर्माण करते हैं। इन्हें बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं, है ना। वैसे तो जल के नाम से एकदम प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखते हैं इनको कैसे पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का एक अणु क्लोरीन के एक अणु के साथ मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 अणु का निर्माण करता है। तो आपके दिमाग में कि ये अणु और परमाणु मैं कैसे बोल दे रहा हूँ। परमाणु की एक बात कर लेते हैं, जैसे कार्बन को CO2 से मिलाया तो CO2 बनाया। तो मैं इनको कैसे पढ़ूंगा, कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का निर्माण करता है। अभी मैं बोल कैसे रहा हूँ इनको समझिए। देखिए परमाणु किसे बोलते हैं, जब कोई एटम अकेला रहता है, लेकिन जब ये 2 हो जाएंगे तो इन्हें हम अणु का नाम देते हैं। चाहे H2 हो गया, अच्छा जरूरी नहीं है कि अपने में ही मिल जाए, तभी एक किसी और के साथ मिल जाए, चाय के साथ मिल गए तब भी इन्हें क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का एक अणु। क्यों, क्योंकि 2 एटम पास आ गए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैंने बोला कि हाइड्रोजन का 2 अणु, कैसे 2 बोला, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी 2 है किसकी, हाइड्रोजन की। तो आपके दिमाग में 2 कैसे बोल दूंगा, यदि इन्हें 2 बोल सकते हैं तो हम हिंदी में भी लिख के 2 तो 2 दिखा सकते हैं। तो देखना यहाँ पर तो हमें मैथ ने सिखा दिया है कि कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, एक है, मल्टीप्लाई है, पावर में प्लस होता है, पावर में +1 होता है, ये सारी चीजें तो हमें मैथ ने सिखा दी। तो यहीं से ये चीजें हमने कॉपी कर लिया यहाँ पर। लेकिन हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे 2 गुणे हाइड्रोजन, ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसलिए ये चीजें लिखने में सुलभ होती है। अच्छा हाँ, हम पढ़ कैसे रहे थे, हाइड्रोजन का 2 अणु। ठीक है, अब समझ में आ रही है ना। और इन्हें समुचित तरीके से कैसे बोलते हैं, मैं बोलूंगा कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो जल बना देंगे। देख लो, मिलाएंगे तो जल बना देंगे। ठीक है, वैसे ही सेम सारी चीजें। और इनकी भूमिका इतनी होती है कि ये क्वांटिटी को बता देते हैं कि कितनी क्वांटिटी बनी है। जबकि यदि हम हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो इस क्वांटिटी का पता नहीं चलता, बस हम लिख तो देंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जल, कितना नहीं पता। ठीक है, वैसे ही सेम इनके साथ भी यही होता है, इसलिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा इसके साथ साथ देखें तो रेशियो, रेशियो का भी पता चलता है। रेशियो में क्या क्या, मोल, मास, वैल्यूम। मोल क्या होता है, तो मोल के बारे में सिर्फ शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम केले खरीदने गए, बोले 1 दर्जन केला दे दो, तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं, तो दर्जन क्या हुआ, दर्जन यूनिट हुआ। वैसे ही मोल अपने आप में यूनिट है। उनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, हालांकि ये 10th की टॉपिक है भी नहीं, समय मिलेगा तो बात कर लेंगे। ठीक है, मास क्या है, किसी चीज को वेट कर लो, मास हो गया। जैसे 1 केजी चीनी, 2 केजी आलू, है ना, ये मास हो गया। वैल्यूम क्या है, वैल्यूम मतलब किसी चीज को किसी चीज में भर दो, जैसे दूध, 1 लीटर दूध ले लिया। और क्या ले लिया, जैसे मान लो तेल ले लिया मैंने 1 लीटर। तो ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें वैल्यूम में काउंट की जाती हैं। अब बोल क्या रहा है, रेशियो का पता चलता है। कैसा रेशियो, रेशियो किसे बोलते हैं, तो रेशियो समझ लो ऐसे, अनुपात। अनुपात किसे कहेंगे, जैसे मैंने बोला ना कि मेरे गांव में ना, ऐसे समझ लो मेरे गांव में ना हर 10 में से, मतलब 10 लड़कों में से 2 लड़कियां पढ़ी लिखी मिलेंगी, है ना। मेरे गांव की जो है ना 10 लड़के पढ़ेंगे तो 10 लड़कों के साथ 2 लड़कियां पढ़ती हुई मिल जाएंगी, तो और बाकी सारी लड़कियां नहीं पढ़ती। तो रेशियो कितना होगा, 10 संबंधित 2 का, किन में, पढ़े लड़के में और पढ़े लड़कियों में। वैसे ही यदि, हाँ एक इसका एग्जाम्पल ले लो, मैंने 1 लीटर दूध लिया था, 1 लीटर दूध लिया तो उसमें पता क्या चला कि उसमें ना एक हिस्सा तो पानी ही निकला, 3 हिस्सा दूध था, बाकी एक हिस्सा पानी था। अक्सर ये शिकायत हम लोगों की हमेशा रहती है। तो ये क्या हुआ, ये दूध और पानी का रेशियो हो गया। ठीक है, वैसे ही ये बताने का प्रयास करते हैं कि रेशियो कितना कितना किसमें किसमें मिला हुआ है। अब इसी एग्जांपल पर यदि हम समझने का प्रयास करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इनका कितना है, हाइड्रोजन कितना वैल्यूम है इसमें, तो हम बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन 1 2 2 दूना 4, हाइड्रोजन का लगभग लगभग 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम राउंड ऑफ में 1 पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। और अच्छा 2 × 2 मतलब 4 ये हो गया। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन को हम बताएंगे कितना, 16 दूना 32। तो ये 4 और 32 मिलाया तो कितना बनाया, इधर देखिए इनकी कितनी संख्या होती है, 36। कैसे, 2 और 16, है ना, 16 2 18 दूना 32। कैसे, सॉरी 18 दूना 36, मैं बोल रहा हूँ 32 कैसे हो जाएगा, सॉरी, है ना, 18 दूना 36। ठीक है, तो अब इनको यदि हम बोलें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर कितने रेशियो में बना है, तो मैं बोलूंगा ना 4 हाइड्रोजन को लिया, 32 ऑक्सीजन को लिया, तो मिला के कितना बनाया, 36 जल की वैल्यूम बन गई। अर्थात सीधा सीधा बोलने का प्रयास करें तो यदि 36 जल बनाना है तो हमें 4 और 32 का रेशियो लेना पड़ेगा। सेम वैसे ही यहाँ पर भी चीजें लागू होती है, सेम वैसे ही यहाँ पर होती है। ठीक है, अगली चीज देखें, रिएक्टेंट वैल्यूम का पता चलता है। रिएक्टेंट वैल्यूम कब पता चलेगा, जब हमें प्रोडक्ट की वैल्यू का पता होगा। मैंने क्या बोला, आप ऐसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे मैं बोलूँ ना कि घर पे शादी पड़ी हुई है, मैंने हलवाई को बुला लिया, मैंने बोला कि शादी पड़ी है, खाना बनाना है। तो उन्होंने बोला कि कितने लोगों का बनाना है, तो मुझे खुद ही नहीं पता कितने लोग, तो उन्होंने बोला भाई पहले पता तो कर लो कितने लोगों का बनाना है तब मैं बनाऊंगा। तो मैंने बात किया, बोला कि 500 आदमी का बना देना खाना। तो 500 आदमी के लिए उन्होंने कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीजें लगने वाली, वो सारी चीजें नोट करा दी कि हाँ ये सामान मंगवा लेना मैं बना दूंगा। उन्होंने मंगाया कैसे, उसके पीछे का रीजन था 500 व्यक्तियों का खाना।
यदि 500 एक क्वांटिटी नहीं बताता ना, तो इसके बारे में पता नहीं चलता उनको। अर्थात यदि मुझे प्रोडक्ट का वैल्यू पता रहेगा ना, मुझे रिएक्टेंट की वैल्यू पता हो जाएगी। अब होगी कैसे, जैसे उनको हुई एक्सपीरियंस, है ना, इतने साल उन्होंने काम किया है कि ऑलरेडी उन्हें पता चल गया कि इतने लोगों का खाना बनाना है तो इतनी क्वांटिटी लगने वाली। सेम वैसी ही चीज़ें, जब हमें धीरे-धीरे प्रयास करते-करते इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हम भी बता देंगे कि कितना-कितना, क्या-क्या लेना है, तो ये चीज़ें जाके मिल जाएगी, बन जाएगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें आज के बारे में हुई। अगली वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? रिएक्शन या फिर समीकरण को कैसे संतुलित करना है। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए।